बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 जुलाई 2020 है और आज आपको मैं इन्फ्लेशन के हवाले से पढ़ा रहा हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जी अफरात ज़र, जिसका मतलब होता है पैसों की ज़्यादती, पैसे ज़्यादा हो जाना। ठीक है, इसकी मीनिंग ऑफ वर्ड इन्फ्लेशन में अगर आप गौर से देखें तो आपको कह रहा है इन ऑर्डनरी लैंग्वेज द वर्ड इन्फ्लेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अगर आम मफहूम इसका इन्फ्लेशन का लें या अफरात ज़र का लें तो जिसका मतलब होता है अशिया की कीमतों का बढ़ने का नाम क्या है, इन्फ्लेशन। और फॉर ए लेमैन इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज़ इन द जनरल प्राइस लेवल। या किसी आम आदमी के लिए उस सेंस में लें इन्फ्लेशन का मतलब, तो इन्फ्लेशन से मुराद ये है इंक्रीज़ इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी जो जनरल प्राइस लेवल है, जो आम अशिया की कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा होने का नाम क्या है, इन्फ्लेशन। ठीक है जी। और आगे मिल्टन ने, फ्राइडमैन ने जो है इन्फ्लेशन के हवाले से कहा, इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनेटरी फिनोमेना एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाई ए मोर रैपिड इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड मनी दैन आउटपुट। यानी इसका मतलब ये है कि आप जो है ज़री निज़ाम में जो है लाजमन हर जगह जो है इन्फ्लेशन देखेंगे, अफरात ज़र देखेंगे। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं दी हुई हैं इन्फ्लेशन की, जिसमें ज्यूफ्री क्राउथर की डेफिनेशन है, जिसने कहा एन आउटलाइन ऑफ मनी अपनी बुक में, ठीक है, अपनी रिनाउंड बुक में, इन्फ्लेशन इज़ ए स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग दैट इज़ प्राइसेस आर राइजिंग। यानी ऐसी स्टेट, ऐसा माहौल, ऐसा टाइम, ऐसा वक्त, ऐसा दौर, यानी जब अशिया की प्राइसेस बढ़ती जा रही हो और वैल्यू ऑफ मनी यानी ज़र की कदर कम होती जा रही हो, तो इस स्टेट को ज्यूफ्री क्राउथर ने क्या कहा, अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन। ऐसी पीगो ने कहा इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन मनी इनकम इज़ एक्सपेंडिंग। यानी इन्फ्लेशन से मुराद ये कि जब मनी इनकम जो है वो ज़्यादा हो रही हो, मोर देन इन प्रोपोर्शन टू इनकम अर्निंग एक्टिविटी। किससे? इनकम अर्निंग एक्टिविटी से। ठीक है जी। तो इस तरह जो है इन्फ्लेशन जो है एसीपीजी ने डिफ़ाइन की। फिर उसके बाद जो है जॉन मेनर्ड केन्स ने जो है इन्फ्लेशन की डेफिनेशन अब इस तरह एक्सप्लेन की है, any rise in the price level after the level of full employment has been achieved। यानी जब एम्प्लॉयमेंट लेवल या रोज़गार का लेवल जो है मुस्तकिल या मुकम्मल हासिल कर लिया हो और साथ ही जो प्राइस लेवल है वो भी क्या हो रहा हो, इंक्रीज़ हो रहा हो। और सिंपल सी डेफिनेशन में आपको कह रहा है इन्फ्लेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच देयर इज़ continuous increase in the general price level and continuous decrease in the value of money। आम सिंपल डेफिनेशन यही है कि मुस्तकिल वैल्यू ऑफ मनी कम होती जा रही है और जनरल प्राइस लेवल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी 10 रुपये की जो चीज़ है, ठीक है, वो बढ़ के 12 की हो रही है, फिर 14 की हो रही है, फिर 16 की, फिर 18 की हो रही है। तो इसका मतलब ये है प्राइस लेवल 10 से 18 तक, 20 तक पहुंच गया और वैल्यू ऑफ मनी क्या होती गई, कम होती गई। ऐसी स्टेट को इन्फ्लेशन बोलते हैं। आगे चल के जो है जी अगले पेज पे, पेज नंबर 71 पे जो है आपको इन्फ्लेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए ये नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जी इंक्रीज़ इन प्राइस। जी, इंक्रीज़ इन प्राइस से कहता है द बेसिक फीचर ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल। जो बुनियादी फीचर है, मफहूम है इन्फ्लेशन का, वो है ही यही कि अशिया की कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इट मीन्स दैट इन्फ्लेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये कौन सा प्रोसेस है, राइजिंग प्राइसेस, जब अशिया की कीमतें दिन ब दिन या एक दौरानिया में क्या हो रही हो, ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही हो, जैसे पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहा है। एक्सेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी, दूसरी इसकी खूबी, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ अनदर फीचर ऑफ इन्फ्लेशन।
यानी जो मार्केट में ज़ेर गर्दिश नोट है, मनी है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, एक्सेस क्वांटिटी है। जितनी डिमांड है क्वांटिटी की, अगर 1 अरब रुपये चाहिए तो 1.5 अरब रुपये जो है सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी 1.5 अरब से, क्योंकि एक्चुअली 1 अरब चाहिए। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, पीछे भी सुन के आए हैं कि वैल्यू ऑफ मनी जो है क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है जी। जब 10 रुपये से कोई चीज़ मिलती थी, अब वही चीज़ जो है 20 और 25 रुपये की मिल रही है। तो इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ होगी। एक्सेस ऑफ डिमांड, इन्फ्लेशन, देयर इज़ एक्सेस ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इन्फ्लेशन टू सप्लाई, यानी सप्लाई कम है लेकिन डिमांड्स क्या है, अशिया की ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग जो है महंगी सी महंगी चीज़ें भी ख़रीदना शुरू करेंगे। सारे लोगों को लेट से 1 टन जो है वो चीनी चाहिए, लेकिन जो है मार्केट में उसकी सप्लाई जो है सिर्फ क्या है, 15 किलो ही है, तो फिर या 1 मन ही है। तो इसका मतलब यह है कि लोग जो है महंगी सी महंगी चीज़ें भी ख़रीदेंगे, क्योंकि डिमांड है उनकी चीनी की। फिर इसी तरह क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, अगला उसका कैरेक्टरिस्टिक है इन्फ्लेशन का, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। जी, इन्फ्लेशन इन वन सेक्टर ऑफ इकानमी काजेज इन्फ्लेशन इन अनदर सेक्टर, एंड इन्फ्लेशन इन वन कंट्री काजेज इन्फ्लेशन इन अनदर कंट्री। इकानमी के जो सेक्टर्स हैं, एक में अगर इन्फ्लेशन आती है, प्रोडक्शन में आती है, एग्रीकल्चर साइड पे आएगी, उस सेक्टर पे आएगी साथ साथ, तो इस तरह एक मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही है तो उसका असर दूसरों पे भी, दूसरे मुल्क पे भी पड़ेगा। फिर है जी प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस। जी, इन्फ्लेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ओवर ए लॉन्ग पीरियड, यानी लंबे अरसे तक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें की कीमतें बढ़ती जा रही हों, तो इस माहौल स्टेट को आप अफरात ज़र या इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। तो इसके बाद है अफेक्ट्स डिफरेंटली, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल डिफरेंटली। द इन्फ्लेशन इज़ ए मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड वरीज फॉर द सोसाइटी एज ए होल। कहता है जी इन्फ्लेशन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों पे मुख्तलिफ़ किस्म का असर डालती है। ज़ाहिर है गरीब लोगों पे जो है उनके लिए वरीज़ का होगा, ठीक है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उन पे ज़रा कम असर होगा, वो स्टिल हैप्पीनेस में ही रह रहे होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाएंगी तो अमीर लोग भी जो है डेफिनेटली वो क्या होंगे, वरीड होंगे, परेशान होंगे। तो चीज़ों की कीमतें बढ़ने का नाम क्या है जी, इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र। नीचे चल के आपको काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो आपको बताई गई हैं, और काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन को अगर आप कैटेगरीज वाइज देखें तो आपको 6 बड़ी कैटेगरीज दी हुई हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने जूम किया, ठीक है जी, स्पीड बेसिस इन्फ्लेशन, जिसमें आगे नीचे चल के आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे और हाइपिंग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। फिर दूसरा है डिग्री ऑफ कंट्रोल बेसिस इन्फ्लेशन, ठीक है जी, इसमें आपने ओपन इन्फ्लेशन और सपोज्ड इन्फ्लेशन का पढ़ना है। फिर है ये देखें काजेज बेस्ड इन्फ्लेशन, जिसमें आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कास्ट पुल इन्फ्लेशन, प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, बजटरी इन्फ्लेशन और मॉनेटरी इन्फ्लेशन का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है जी टाइम बेसिस इन्फ्लेशन, इसमें आप पढ़ेंगे पीस टाइम इन्फ्लेशन, वॉर टाइम इन्फ्लेशन, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। और फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट लेवल बेसिस इन्फ्लेशन जिसमें आप पढ़ेंगे पार्शियल इन्फ्लेशन और फुल इन्फ्लेशन। और लास्ट है अदर बेसिस इन्फ्लेशन में आप इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के हवाले से पढ़ेंगे। तो ये इन्फ्लेशन की डिटेल शायद आपने पहले भी कहीं पढ़ी हो या इतनी डिटेल से ऑलरेडी पढ़ भी चुके हों, लेकिन यहाँ बैंकिंग में आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक दिया हुआ है इन्फ्लेशन का, तो मैं चाहता हूँ आपको डिटेल के साथ जो है इन्फ्लेशन के हवाले से पता चल जाए। तो बॉटम पे आपको पहली किस्म जो है उसके हवाले से पहला आइटम जो स्पीड बेसिस इन्फ्लेशन है, ठीक है, या रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसके हवाले से आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल दी हुई है। तो इसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता जब स्लोली जो है एक लंबे अरसे तक जो है क्या हो रहा हो, अशिया की प्राइसेस, गुड्स की प्राइसेस, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती जा रही हो। मिसाल के तौर पे सालाना 2% जो है अशिया की प्राइसेस क्या हो रही हो,
बढ़ रही हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो ये सारी डिटेल थी पेज नंबर 71 की। ठीक है जी, होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पेज नंबर 72 पे जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन है, यानी जब प्राइस लेवल जो है वो क्रीपिंग से ज़रा ज़्यादा और तेज़ हो, यानी 3 से 5% जो है अशिया की प्राइसेस बढ़ रही हो। फिर इस तरह रनिंग इन्फ्लेशन है। तो रनिंग इन्फ्लेशन में आपको कहते हैं जब जनरल प्राइस लेवल जो है सालाना जो है वो 8 से 10% प्राइस लेवल बढ़ रहा हो। ठीक है, और उसके बाद है जी हाइपर इन्फ्लेशन, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हाइपर इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, या फुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है जी, और इसके मतलब जेम केन्स ने हाइपर इन्फ्लेशन के हवाले से कहा, ठीक है, इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको आप कहते हैं फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन। ठीक है, और वेरी फास्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसमें 20% जो है वो अशिया की प्राइसेस क्या हो रही हो या बढ़ रही हो, या इसको आप कहता है जी हाइपर इन्फ्लेशन को गैलपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जैसे घोड़े की रफ्तार होती है ना, घोड़ा जिस दौड़ता है तो उसको गैलपिंग बोलते हैं। तो अशिया की प्राइसेस गैलपिंग बढ़ रही हो, ठीक है, हाइपर के तौर पे बढ़ रही हो, तेज़ी से बढ़ रही हो। तो जर्मनी में कहता है जी 1920 से 1923 में जो इन्फ्लेशन आई थी वो एक तरह से किसकी मिसाल दे रही है, उस वक़्त हाइपर इन्फ्लेशन या गैलपिंग इन्फ्लेशन की है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है दूसरी मेन कैटेगरी काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल में दो है, ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन में कहता है if the government does not take any step to control the general price level and the prices of commodities are left free to be determined by the forces of demand and supply of goods and services, it is called open inflation। कहता है जब हुकूमत जो है किसी किस्म का भी प्राइसेस पे कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्टेप्स ना उठाए, बल्कि ख़ुद छोड़ दे कि जितनी डिमांड और जितनी अशिया की सप्लाई है उसी की मुनासबत से अशिया की प्राइसेस तय होती रहे, तो उस वक्त की जो प्राइसेस होंगी वो एक तरह से किसको ज़ाहिर कर रही होंगी, ओपन इन्फ्लेशन। इस सिलसिले में कहता है द हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी ड्यूरिंग द ईयर 1920-23 आफ्टर वर्ल्ड वार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन इन्फ्लेशन। उस वक्त जर्मनी ने छोड़ दिया जी, जितनी सप्लाई ऑफ गुड्स है, जितनी डिमांड है, उसी के हिसाब से जो है रोज़ाना अशिया की प्राइसेस क्या होंगी, फिक्स होती रहेंगी। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसमें कहते हैं इफ़ द गवर्नमेंट एक्टिवली टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल द प्राइसेस इट इज़ कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को सप्रेस या दबाना, अशिया की कीमतों को कम करना, और इसमें गवर्नमेंट कमेटीज़ बनाती है, ठीक है, और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है अशिया की प्राइसेस फिक्स की जाती हैं, तो वो एक तरह से सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है जी। उसके बाद जो है काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ काजेस, इसमें आप कहता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कहता है इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इफ़ द एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इज़ मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई, द जनरल प्राइस लेवल विल राइज। कहता है जो टोटल डिमांड ऑफ द गुड्स हैं वो ज़्यादा हो किससे, टोटल सप्लाई से, तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन राइज होगी वो क्या होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ रही हो, डिमांड देखिए, दूध की डिमांड ज़्यादा है, पल्सेस की डिमांड ज़्यादा है, घी की डिमांड ज़्यादा है, कोई भी मिसाल आप अपने माइंड में रख लें, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सप्लाई कम है, दूध की सप्लाई कम है, तो डिमांड की वजह से क्या होती है, प्राइसेस बढ़ती हैं, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। फिर है जी कास्ट पुल इन्फ्लेशन। इसमें कहता है जनरल प्राइस लेवल जो है वो ड्यू टू इंक्रीज़ इन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी चीज़ें बनाने पे जो कास्ट आती है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उसको ख़रीदने के काबिल नहीं होते। यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, फिर कास्ट ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, फिर उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह वो कास्ट पुश इन्फ्लेशन में ये चीज़ शुमार की जाती है। फिर इसी तरह प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन।
प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन में कहता है इफ़ द प्रोड्यूसर्स इंजॉय मोनोपोली रेज देयर प्रॉफिट ऑन गुड्स प्रोड्यूस, यानी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो गुड्स बनाने पे उनकी इजारादारी हो और दूसरे और कोई भी वो गुड्स मैन्युफैक्चर या बना ना सकते हों, फिर वो अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट रखते हैं तो जनरल प्राइस लेवल भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। इसको प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। फिर है बजटरी इन्फ्लेशन। बजटरी इन्फ्लेशन में क्या है जी? बजटरी इन्फ्लेशन में आपको कह रहा है व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बारोज प्राइस लेवल, ठीक है, अच्छा, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बारोज फ्रॉम बैंक्स, जब गवर्नमेंट जो है वो बैंकों से कर्जा ले एंड जनरल पब्लिक टू मीट द बजट डेफिसिट, ठीक है, ताकि जनरल पब्लिक का जो क्या कहते हैं बजटरी रिक्वायरमेंट है क्या की जाए, पूरी की जाए, और द जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज ड्यू टू डेफिसिट बजट। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज़ कॉल्ड बजटरी इन्फ्लेशन। यानी हुकूमत जो है बैंकों से कर्जा ले तो उसका डेफिसिट खसारे का बजट होगा और वो पैसा फिर किस पे स्पेंड करे, लोगों पे स्पेंड करे, तो इससे भी जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी वो बजटरी इन्फ्लेशन होगी। और मॉनेटरी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन काज बाय द इंक्रीज इन मनी सप्लाई विद नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी बैंकों के ज़रिए और स्टेट बैंक के ज़रिए बैंक मार्केट में ज़र गर्दिश नोट ज़्यादा कर दिए जाए, दूसरी तरफ जो है प्रोडक्शन ना हो, तो ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन कहलाती है। और ये एक तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये पेज नंबर 72 तक का आज का लेक्चर जो है मैंने आपको दिया है। रिमेनिंग जो है इंशाल्लाह कल की डिस्कशन में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे।